हेलो दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह परिहार फ्रॉम जबलपुर एमपी और मेरा क्वालिफिकेशन एमए इकोनॉमिक्स है। मैंने 4 टाइम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और उसमें से एक बार मैंने 2009 में इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ और उसी समय मेरी रैंक थर्ड रैंक ऑल इंडिया रेलवे जूनियर अकाउंट ऑफिसर में आई थी और मैंने 2019 एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था। आज मैं आपसे ये महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक भारत पे चर्चा करूंगा, जो कि कहीं न कहीं मतलब है कि यूपीएससी और एमपी यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और सबसे अधिक क्वेश्चंस इसी में से आते हैं और इसको पढ़ने का कैसा तरीका होना चाहिए, किस प्रकार के टॉपिक होने चाहिए, हम देखेंगे कि कौन-कौन से इसमें टॉपिक्स आते हैं, वो मैं आपसे इसमें चर्चा करूंगा। और इस क्लास में मेरा एक वीडियो रहेगा जो कि जनजाति विद्रोह पे आधारित होगा। तो हम देखते हैं आधुनिक भारत की जो शुरुआत मानी जाती है तो वो मुगल साम्राज्य के पतन से मानी जाती है और कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल किए जाते हैं, जिसके हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूरा हमारा इसमें विषय होगा जो हमारे अध्ययन का केंद्र होगा। अब इसमें आप देखते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक में हम देखते हैं कि 1857 विद्रोह किया जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा जो आधुनिक भारत है वो आप देखते हैं 1947 और 1947 के बाद का भारत, मतलब है कि एक प्रकार 1947 के बाद का भारत 1965 तक ये पूरा कवर करता है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक जो रहेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे, ताकि मतलब है कि हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है और एग्जाम के अकॉर्डिंग हमको कहीं ना कहीं इसका अध्ययन करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, वो है 19 सदी के जनजाति विद्रोह। 19 सदी के जनजाति विद्रोह कैसे थे, किस प्रकार की उनकी पृष्ठभूमि थी, वो हम देखेंगे। पृष्ठभूमि क्या थी कि क्या किस कारण से मतलब ये पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई इनकी विद्रोह की, वो हम देखेंगे। दूसरा हम देखते हैं कारण, महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से हैं और इनकी विशेषताएं क्या है, इनका नेचर क्या है, और हम देखते हैं कि इन विद्रोह का अंत कैसे हुआ और इसमें प्रमुख विद्रोह कौन कौन से थे। ये हम इसमें टॉपिक का हमारा आज का विषय रहेगा। तो हम देखते हैं कि पृष्ठभूमि हम देखते हैं कि पृथकता का नियम, जो पृथकता का नियम उस समय लागू, तो जनजाति अपने आप को पृथक मानते थे, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अन्य जो जातियां हैं उनसे पृथक रहते थे। इसलिए कहीं ना कहीं उनका उनको ब्रिटिश सरकार का इंटरफेयर पसंद नहीं आया और इसलिए कहीं ना कहीं मतलब है कि एक असंतोष उसमें पनपने लगा। हम देखते हैं कि व्यवस्था उनकी अगर देखा जाए तो जो पृष्ठभूमि की व्यवस्था अलग थी, जो कबीलाई व्यवस्था थी वो मतलब आधुनिक सभ्यता से अलग थी। इसलिए मतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने जब उनकी कबीलाई व्यवस्था में हस्तक्षेप किया तो उन्होंने इसका विरोध किया और यहीं से मतलब है कि एक प्रकार से असंतोष की भावना जागी और जो विद्रोह रूप में परिवर्तित होगी। अब कारण क्या थे, हम देखते हैं कि जनजाति विद्रोह के सामाजिक थे, धार्मिक कारण थे और आर्थिक थे। तो सामाजिक कारण में हम देखते हैं कि जाति हित, वो अपने जाति हितों को सर्वोच्च मानते थे अन्य अन्य जातियों की अपेक्षा, और इसलिए कहीं न कहीं जब ब्रिटिश सरकार ने उनके जाति हितों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जो कि सांस्कृतिक रूप से, पारंपरिक रूप से उनके जाति हित जुड़े हुए थे, तो इसलिए उनमें असंतोष पनपा। हम देखते हैं कि कहीं न कहीं मतलब है कि संगठित समाज, उनका जो समाज था वो संगठित था। इसमें मतलब है कि कहीं न कहीं जब ब्रिटिश सरकार ने उसमें इंटरफेयर किया, तो उनके समाज की जो मतलब रूपरेखा वो कमज़ोर पड़ने लगी, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। हम देखते हैं कि धार्मिक जो कारण सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं जनजाति विद्रोह में, जैसे कि कहीं न कहीं उनकी सांस्कृतिक पहचान का संकट। अपनी इस परंपरा और संस्कृति को लेके वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं और इसलिए कहीं न कहीं मतलब है कि जो भी उनकी इसमें परंपरा और संस्कृति में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, उसके विरुद्ध कहीं न कहीं मतलब है कि वो एक प्रकार से हथियार उठा लेते हैं। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया। हम देखते हैं जंगलों से उनके जो पारिवारिक रिश्ते उनको जो पारंपरिक रिश्ते थे उनको ब्रिटिश सरकार ने खत्म कर दिया अपनी नई राजनीति के माध्यम से, इसलिए इनमें विद्रोह की भावना जागृत हुई। हम बात करते हैं आर्थिक कारण जो थे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे, जैसे कि लगान की नई नीति कहीं ना कहीं मतलब है कि जमींदारी व्यवस्था पर आधारित थी, जो कहीं ना कहीं मतलब बाहरी जमींदार थे और उनके जो पारंपरिक जो अधिकार थे जमीनों पे, उनको मतलब है कि कम कर दिया गया, उनके पारंपरिक अधिकारों को छीन लिया गया और इसलिए कहीं न कहीं मतलब
जनजातियों में इसके प्रति भी असंतोष था और उन्होंने विद्रोह को अंजाम दिया। हम देखते हैं कि महाजनों, व्यापारियों और बिचौलियों, इन्होंने कहीं न कहीं मतलब है कि महाजनों ने उनको सस्ती जो ऋण देते थे, उसका मतलब है कि ब्याज दर बहुत अधिक अत्यधिक होती थी और इसी कारण क्या हुआ कि कहीं न कहीं मतलब है कि वो इन ऋण जाल में फँसते चले गए और कहीं न कहीं पकड़ बंधुआ मजदूर बनते चले गए। व्यापारियों ने उनके उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को सस्ते दामों में खरीदते थे और महँगे दामों में बेचते थे, इसलिए उनमें असंतोष था। बिचौलिए मतलब कहीं न कहीं एक प्रकार से उनको उनको ठगते थे और इसी का परिणाम था कि कहीं न कहीं मतलब उनमें असंतोष भरा और ये सब कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे, इसलिए इनके विरुद्ध भी कहीं न कहीं विद्रोह की भावना उनमें जागी। अब देखते हैं खेती के पारंपरिक तरीके। खेती के पारंपरिक तरीके मतलब क्या होते हैं, जैसे कि झूम-केतु। झूम-केतु जो थी कहीं न कहीं एक प्रकार की उनकी पारंपरिक खेती मानी जाती थी और ब्रिटिश सरकार ने झूम खेती से उनको 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 मरहूम कर दिया और एक प्रकार से कहीं न कहीं उन पे पाबंदी लगा दी, इसलिए उसमें असंतोष की भावना जागी। हम बात करते हैं कि इनकी विशेषताएँ थी। विशेषताएँ क्या थी? विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं हम देखते हैं कि संगठित, ये संगठित विद्रोह था। संगठित विद्रोह ऐसा होता है कि उसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी शामिल होते हैं और कहीं न कहीं संगठन बनाने उसका उन्होंने ब्रिटिश सरकार का प्रतिरोध किया और ब्रिटिश सरकार को चुनौती भी दी। कुछ बाहरी लोगों को ये मित्र मानते थे और सभी को शत्रु नहीं मानते थे, जैसे कि ग्वाले, लोहार, बढ़ई, कुम्हार और चुलाई, क्योंकि कहीं न कहीं मतलब है कि उनकी जो दैनिक आवश्यकताएँ की वस्तु उनकी उनकी पूर्ति ये करते थे, इसलिए उनको मित्र मानते थे। इनका मानना था कि ठाकुर देव के आशीर्वाद से विदेशियों के हथियार उन पर असर नहीं करेंगे। ये एक प्रकार से उनकी मान्यता थी कि जो भी आधुनिक हथियार हैं उन पर असर नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ठाकुर देव ने उनको आशीर्वाद दिया और यही कहीं न कहीं प्रकार से उनकी हार का कारण भी बना था। तो हम देखते हैं कहीं न कहीं जनजातियों की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएँ थी। अब बात करते हैं कि एक प्रकार से प्रमुख विद्रोह, हम देखते हैं प्रमुख विद्रोह कौन-कौन से थे, देखते हैं कि संतालों का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, भागलपुर रांची में हुआ था। इसको दमन या कोह के नाम से भी जाना जाता था। 30 जून 1555 को हुआ था और इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू, जो कि कहीं न कहीं मतलब है कि असामाजिक आर्थिक कारणों का परिणाम था। अब देखते हैं कोल विद्रोह, छोटा नागपुर जो कि झारखंड में था और इसका समय था 1820 से 1836, ये भी उन्हीं कांडों में से एक कारण हुआ था। हम बात करते हैं कि रंपा विद्रोह, जो कि मनसबदारों के विरुद्ध हुआ था। कोई कहीं न कहीं मनसबदार जो थे जमींदार थे और उनके ज़मीनों पे जो पारंपरिक अधिकार थे जनजातियों के, उनमें हस्तक्षेप करते थे, इसलिए इनके विद्रोह हुआ और कहीं न कहीं मतलब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भी ये विद्रोह बंद हुए थे। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, जो कि रंपा जो जनजाति है उसका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। हम बात करते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है भारतीय इतिहास में, जो कि झारखंड में हुआ था और कहीं न कहीं मतलब है कि 1899 1900 के बीच में ये था और इसके धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, क्योंकि कहीं न कहीं जितनी भी मतलब है कि जो हमेशा ईसाई मिशनरी रहती थी, उनके पारंपरिक अधिकारों में और उनकी जो संस्कृति में हस्तक्षेप करती थी, इसलिए ये विद्रोह उनके खिलाफ हुआ था। लेकिन बाद में खेती और मजदूरों में परिवर्तित हो, क्योंकि कहीं न कहीं जमींदारों द्वारा उनको मतलब शोषण किया जाता था। ब्रिटिश सरकार की नई राजस्व नीतियों के माध्यम से उसमें एक प्रकार से हम देखा जाए तो उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी, इसलिए इसे विद्रोह हुआ था। इसका महत्वपूर्ण नेता था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कौन थे? इसके महत्वपूर्ण नेता थे। हम बात करते हैं खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो कि मेघालय में हुआ था, जो कि वहाँ की महत्वपूर्ण जनजाति थी और कहीं न कहीं ये ब्रिटिश सरकार और विदेशियों को बाहरी मानती थी, उनको बाहर निकालने के प्रयास में ही कहीं न कहीं विद्रोह हुआ था और इसका महत्वपूर्ण नेता था तीरथ सिंह। हम बात करते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और कहीं न कहीं राजस्थान में धीरे फैल गया था और कहीं न कहीं इसकी शुरुआत हुई थी खानदेश महाराष्ट्र से मानी जाती है, क्योंकि भील कहीं न कहीं इन तीनों राज्यों के निवासी थे और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था उनका कृषि संबंधी कष्ट, जैसे कि नई राजस्व नीतियाँ और इनके कारण कहीं न कहीं राजस्व के कठोर तरीके और कहीं न कहीं नई सरकार को भी एक प्रकार से बाहरी सी एक प्रकार से उनसे अनजान थे, इसलिए भील विद्रोह हुआ था। हम देखेंगे प्रवर्तक कौन थे? इनके प्रवर्तक थे पेशवा बाजीराव द्वितीय और मतलब है कि उनके मंत्री त्र्यंबक जी, क्योंकि कहीं न कहीं मतलब जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, वो इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को चुनौती देना चाहते थे
और उनकी शक्ति को कमजोर करना चाहते थे, उन्होंने उसको प्रोत्साहन दिया था। हम बात करते हैं रामोसी। रामोसी मतलब एक जनजाति थी जो कि आंध्र प्रदेश में निवास करती थी, सॉरी पश्चिमी घाट में रहने वाली जनजाति थी। और ये एक प्रकार से अंग्रेजी शासन से अप्रसन्न थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके कबीलाई अधिकारों को कम कर दिया था और इनमें पारंपरिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करते थे। और इसी का परिणाम था कि एक प्रकार से 1892 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामेश्वर ने विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह माना है। अब बात करते हैं इनकी असफलता, कि असफलता मतलब इतना संगठित विद्रोह भी था फिर भी ये असफल क्यों रहा। तो हम देखते हैं कि गैर बराबरी पक्षों के बीच का युद्ध। गैर बराबरी पक्ष मतलब होता है कि एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार आधुनिक हथियारों से लैस थी, वहीं मतलब देखते हैं कि जो आदिवासी थे वो कहीं ना कहीं तलवार, भाले, तीर कमान से लैस थे। तो कहीं ना कहीं मतलब है कि ये सबसे ज्यादा एक प्रकार से उनकी कमजोरी साबित हुई और एक प्रकार से गैर बराबरी युद्ध माना जाता है और इसलिए वो आसानी से हार भी गए। हम देखते हैं कि मतलब है कि कल्पना शक्ति का वो कल्पना से इतनी विश्वास करते थे, वो काल्पनिक तौर पे ज़्यादा विश्वास करते थे कि ठाकुर जी उनकी रक्षा करेंगे आधुनिक हथियारों से, जो कि प्रैक्टिकल नहीं था। और यही कहीं न कहीं मतलब है कि आप देखते हैं कि उनकी हार का भी कारण बना। तो हम देखते हैं कि ये पूरा जो प्रमुख विद्रोह हमने डिस्कस किए हैं, ये हमारे मतलब प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स और कहीं न कहीं मतलब कि जितनी भी स्टेट सर्विसेज़ की रहती है उससे प्रीलिम्स सबसे महत्वपूर्ण और मेंस के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें हमने फैक्ट का भी डिस्कस किया है और एनालिसिस भी किया है और उनके नेचर को भी बताया है। थैंक यू।